नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। रुबिलियन अपनी बाहों में इवेंगल को लिए हुए होता है और उसे बेड पर लेटा रहा होता है। लेटते हुए इवेंगल कहती है, रुबिलियन जल्दी से निकालो ना। और ये क्या निकालने के बारे में बोले हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना। और रुबिलियन कहता है, ओह तुम तो मुझे पागल ही कर दोगी। उसके बाद में बस चीखें सुनाई देती हैं और अपनी एंसी कुछ समय बाद अपनी आंखें खोलती है। और रुबिलियन कहता है, ओह फाइनली तुम होश में आ गई। तुमने तो मुझे पागल ही कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अपनी एमसी कहती है, क्या चल रहा है यहाँ पर और गेस्ट का क्या हुआ, क्या वो जा चुके हैं। तो रुबिलियन कहता है, जी हाँ, पार्टी के बाद में ही मैंने उन्हें भेज दिया है, वैसे वो यहाँ पे करेंगे ही क्या। उसके बाद वो अपनी एमसी कहती है, वैसे ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और अपना रुबिलियन कहता है, वैसे तुम पार्टी के बाद में ही टल्ली हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया और तुम अभी बेहोश थी और अभी तुम होश में आई हो। एमसी कहती, क्या होश में आई हूँ और मैं टल्ली कैसे हो सकती हूँ। पहले तो मैं पूरी बाटली ऐसे ही गटक जाती थी, तो अगर एक पैग मारने से मैं यहाँ पे टल्ली कैसे हो सकती हूँ, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और तभी अपना रुबिलियन कहता है, बस तुम्हें पानी पीना चाहिए और शराब का नशा उतार लेना चाहिए। आराम से पानी पियो और शराब का नशा उतारो। और काफी ज़्यादा लेट हो चुका है तो अब मैं भी सोने वाला हूँ, तो तुम भी ज़्यादा चिंता मत करो और आराम से सो जाओ। एंसी कहती है, पानी पी दो है कि क्या सच में। और गेस्ट का क्या हुआ वैसे, तो ये वापस से कहता है, गेस्ट को मैंने भेज दिया। एंसी वापस से कहती है, गेस्ट का क्या हुआ। ये कहता है, भेज दिया। ये कहती है वापस से कि गेस्ट का क्या हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा है और मैं आखिर कर क्या रही हूँ। ये कहता है, हाँ तुम अभी अपने दिमाग को शांत करो और तुम अभी नशे में हो तो नशे को उतारने की कोशिश करो या फिर सो जाओ। ये कहती है, क्या मजाक कर रहे हो और मैं कैसे सो सकती हूँ अकेले, मुझे नींद नहीं आ रही है और अगर यहाँ पे चल क्या रहा है और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया घूम रही है और मैं बस सीधी खड़ी हुई हूँ, तो मुझे चार चार दिख रहे हो। ये कहता है, भगवान ये नशे में पागल हो चुकी है और वो गिर रही होती है, तो ये फटाफट से उसे अपने बाहों में लेता है वापस से और बचा लेता है। हमसे कहती, हाँ ये सब क्या चल रहा है और तुम मुझे नीचे भी दिख रहे हो, तुम मुझे ऊपर भी दिख रहे हो, आखिर मैं किसे पकड़ूं। और अपनी एमसी फटाफट से उसे पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है कि मैं किसी भटिंडे के मुंह को देख रही हूँ। ये कहता है, भगवान मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, क्या मुझे शादी कैंसिल कर देनी चाहिए थी। और अपनी एमसी कहती है, वैसे अगर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें नशा हो चुका है। ये कहता है, नशा तुम्हें हुआ है। और अपनी एमसी उसे सोने ही नहीं दे रही होती है। ये कहता है, भगवान बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और मैं थक भी चुका हूँ, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। और अपनी एमसी से कहता है, क्या तुम्हें ठीक से याद नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तुम नशे में थी और उसके बाद में बेहोश हो गई और तुम यहाँ पर आ चुकी हो। और ये कहती, क्या सच में मैं नशे में थी और आके चल क्या रहा है। और प्लीज यहाँ पे मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे सोना है। और लेकिन यहाँ पे इसको सोना नहीं होता है, इसको खेलना होता है। और ये कहती है कि बस मेरे साथ में रहो। और विलेन कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। ये कहती है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और बहुत ज्यादा पास हो जाती है और कहती है, तुम जानते हो मुझे नशा नहीं हुआ है। और ऐसे घूरे ही जा रही होती है, घूरने से अपना विलेन परेशान हो जाता है और कहता है, तुम्हें हुआ क्या है। अपनी हमसे कहती है, अगर तुम मेरे नखरे नहीं झेलने वाले तो तुम्हें शादी कैंसिल कर देनी चाहिए, तुम आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी से शादी कैंसिल करो। और विलेन गुस्से में आ जा रहा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा बकवास करी होती है। तभी अपने कपड़े उतारने लगती है और कहते हैं, चलो जल्दी से मैं यहाँ पे रेडी हो जाती हूँ। और विलेन कहता है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो अचानक से, क्या तुम पागल हो चुकी हो। ये कहती है, ऑफकोर्स यहाँ पे सोने के लिए मुझे नाइट सूट पहनना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं सो कैसे पाऊंगी। ये कहता है कि तुमने ऑलरेडी पहना हुआ है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है। एमसी कहती, सॉरी मैं नशे में हूँ, मुझे नहीं पता है। और अपनी एमसी कहती है, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है। और विलेन फटाफट से उसे पास में ले लेता है, जबकि अपनी एमसी उसके ऊपर ही चढ़ जाती है। एमसी कहती है, आज पता नहीं क्यों तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गरम है, उसको कुछ फील हो रहा होता है। और ये कहता है, आज तो मैं गया, आज तो मेरा कट गया। लेकिन अपनी एमसी कहती है, तुम्हें हुआ क्या है और क्या तुम अब सोने वाले हो, मुझे छोड़ने वाले हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हें नशा हुआ है जो कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। और ऑफ कोर्स तुम मेरे हस्बैंड हो, तो अब मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कहता है, हाँ हस्बैंड तो हूँ लेकिन। और अपनी एमसी से पकड़ के ही बैठ जाती है। एमसी कहती है, आखिर मेरी शादी तुमसे ही क्यों होनी थी, क्या मुझे तुमसे यहाँ पे बहुत ज्यादा नफरत होनी चाहिए या फिर तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा नफरत है जो कि तुमने मुझसे शादी कर ली। ये कहता है, क्या बातें कर रही हो और तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा चढ़ चुकी है, तुम किस प्रकार की बातें कर रही हो। और तभी अपनी एमसी कहती है, तुम्हें बहुत चाहिए ना, हाँ अब मैं समझी, तो तुम उस चक्कर में कर रहे हो। और अपनी एमसी को वो थोड़ा दूर करता है और एमसी अभी भी नशे में ही होती है। ये कहता है, तुम्हें हुआ क्या है और तुम अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो। और तभी वो कहती है, हाँ तुम्हें बदला चाहिए ना, तुम ये सब बदले के लिए कर रहे हो और तुम्हें वो बदला मिल जाएगा है ना।
लेकिन लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें बदला नहीं मिला और तुम मर गए तो तुम्हारे पीछे जो रह जाएगा यानी मैं, मेरा क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कभी मिशन में फेल हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? और क्या हो गया अगर तुम मर गए तो? क्या मैं ठीक से जी भी पाऊँगी? ये कहता है तुम चिंता मत करो, अगर कोई मरेगा तो वो मैं होने वाला हूँ और तुम बिल्कुल भी नहीं मरने वाली हो। रैमसी कहती है क्या सच में? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या तुम अभी बहुत ज़्यादा भोले हो? और क्या मैं सच में जी भी पाऊँगी? क्योंकि ज़रा ठीक से सोचो, ये एक ट्रेडर बन जाएगा, यानी यहाँ पे ये महाराज को मारने वाला है या फिर कह सकते हो मारने की कोशिश करने वाला बनेगा, तो उसके बदले में इसको सज़ा मिलेगी। और जैसा कि एंशिएंट टाइम में होता था, उसके पूरे परिवार को सज़ा मिलती थी, तो यहाँ पे ये कोई बचने वाली तो है नहीं, बल्कि ये तो क्या, इसके घर में जो मेड होगी, इसके घर में कोई गार्डनर होगा तो उसको भी यहाँ पे सज़ा मिलेगी और सभी के सभी को मार दिया जाएगा या फिर कोठे पर बेच दिया जाएगा। अब नियाम से कहती है क्या हुआ अगर तुम यहाँ पे पकड़े गए और तुम्हारे साथ में मैं भी पकड़ी गई, क्या होगा? और तुम तो मर जाओगे, तुम तो यहाँ पे निकल जाओगे या फिर तुम यहाँ पे कहीं पर छुप जाओगे, लेकिन मेरा क्या होगा? और मैं तो यहाँ पे खुलेआम यहाँ पे पकड़ी जाऊंगी और पकड़ने के बाद में मेरे साथ में जो होगा, क्या तुम उसके बारे में सोच सकते हो? क्या तुम्हें पता है मेरा क्या होगा? और बहुत ज्यादा ही रो रही होती है और कहती है क्या सच में तुम्हें मुझसे इतनी ज्यादा नफरत है कि तुमने मुझे मारने के लिए मुझसे शादी कर ली? और सच में ये बहुत ज्यादा यहाँ पे दुखी है और अपनी यहाँ से ऐसे रो रही होती है बहुत ज्यादा ही। तभी रुबिलियन कहता है रो मत, रोना बंद करो, आराम से सो जाओ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना मैं मरूंगा ना तुम। और बड़ी प्यार से उसको समझाता है। लेकिन नैन्सी कहती है तुम हो कौन और तुम मेरे को छू क्यों रहे हो? और ये कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये कहती है वो तो रुबिलियन है और मैं तो उसी के बारे में बातें कर रही थी। ये कहता है अरे वो रुबिलियन मैं ही हूँ। नैन्सी कहती है वो रुबिलियन एक नंबर का कुत्ता कमीना और गिरा हुआ इंसान है, वो अपने रिवेंज के चक्कर में पागल हो चुका है और जो वो कर रहा है उसे पता नहीं कि उसके चक्कर में किसकी जिंदगी कहाँ पहुंच जाएगी और किसकी जिंदगी के साथ में क्या होगा उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। और अपनी आम से कहते हैं रुबिलियन एक नंबर का पागल, उल्लू का पट्टा और एक नंबर का कमीना कुत्ता इंसान है। ये कहता है भगवान ये क्या बातें करे जा रही है। और अचानक से उसको गुस्सा आने लगता है, लेकिन अपनी एमसी क्योंकि उसके यहाँ पे कंधे पर सिर रख कर रो रही होती है तो वो शांत हो जाता है वापस से और एमसी सो जाती है ऐसे रोते रोते। ये कहता है सच में ये अजीब सी लड़की, ये अजीब सा क्रिएचर मुझे कहाँ से मिल गया। काफी बढ़िया सी सुहानी सी रात होती है और जो उसे लेटा रहा होता है उसको यहाँ पे थपथपा रहा होता है और आराम से सुला रहा होता है। उसके बाद में अपना प्यारा रुबिलियन बताता है कि सभी के लिए वो एक नॉर्मल दिन था, बस एक चीज को छोड़कर, और वो थी ये अजीब सी क्रिएचर जो कि मेरी जिंदगी में एंटर की उस समय जब मैं बहुत ज्यादा अजीब फेज में था। ये लड़की जो कि एक नंबर की पगलेट थी वो इस प्रकार से आई मेरी जिंदगी में और मुझे लगा नहीं था कि ये इस प्रकार से आएगी मेरी जिंदगी में। और ये भी पूरा एकदम होश उड़ जाता है इसका और ये कहता है आखिर ये है कौन। और जैसा कि मेरा होश उड़ चुका है कि अगर ये कुत्ते यहाँ पे इतना ज्यादा भौंक क्यों रहे हैं, क्या इनकी नानी मर चुकी है? वेल जो भी मरे वो जाए भाड़ में। और अभी अब आराम से ये कहता है कि ये बात है उस समय की जब मैं और भी छोटा था और उस समय ये ट्रेडिंग कंपनी का हेड यानी कि अपनी एमसी का फादर वहाँ पे आया था और हमारे बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी, यहाँ पे जो मैरिज होती है उससे पहले हुई थी ये। और ये कहता है कि मुझे यहाँ पे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये सीक्रेट डील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहले तो अपने यहाँ पे रुबिलियन को लगा कि ये बस फालतू बातें करने आया होगा क्योंकि ये बस एक ट्रेडिंग कंपनी का हेड है और जो नोबल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई रैंक होते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई राजा है और कोई यहाँ पे छोटा सा गरीब पिद्दी इंसान है जिसके पास अपनी खुद की जमीन तक नहीं है, तो इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस होता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो लेकिन नोबल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ठीक है इसको समझ जाओ। और ये कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पे एक समय था जब राजा ने टेम्पल के साथ में मिलकर, जो टेम्पल बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है वो साथ में भरा पड़ा है, उसके साथ में मिलकर जो कैली का फैमिली है यानी कि यहाँ पे वो फैमिली जिसका कि अपना रुबिलियन दुश्मन है तो उसको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की थी। और अगर सोचो कि ये बात बाहर आ गई कि यहाँ पे जो उनकी सबसे ज्यादा प्यारी सी दोस्ती वाली फैमिली है यानी यहाँ पे इंपीरियल फैमिली वो इन्हीं के खिलाफ काम कर रही है यानी कैलिका फैमिली के खिलाफ, तो क्या होगा ऑब्वियसली इनके बीच में लड़ाई छिड़ जाएगी। और यही तो चाहिए, यही तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यही वो क्लू है जो कि अपने रुबिलियन को चाहिए क्योंकि उसको हमेशा से बदला लेना था कैलिका फैमिली से और साथ ही साथ जो यहाँ पे रॉयल फैमिली थी उससे, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि उसका रियल फादर कौन है या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे रियल इंसान कौन है जो कि सच में उसका फादर होना चाहिए था, या फिर कह सकते हो कि उसका रियल बाप कौन है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और लोगों ने उसे जल्द ही रियलाइज करा दिया कि उसकी ब्लड लाइन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और लोगों की नजरों में अपने रुबिलियन की मदर कैसी थी तो लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। वैसे तो यहाँ पे ये कुछ और था, ये खुलेआम एक रेप था जो कि महाराज ने किया था किसी और की वुमन के साथ में, जैसा कि मेरे सामने अभी हो रहा है। जी हाँ, रियल लाइफ में मेरे सामने अभी झगड़ा हो रहा है, किसी और की वाइफ किसी और के घर में मिली है और वो भी कुछ और करते हुए, और मैं आराम से अभी वीडियो रिकॉर्ड
सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो कहता है कि दरअसल ये जो काम हुआ है, ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक था और लोगों की नज़रों में ये कुछ और था। लोग कह रहे थे कि यहाँ पे वो पक्का ही इस प्रकार की औरत होगी, जो कि डचेस बनने के बाद में भी शांत नहीं रही और उसने महाराज को सेड्यूस कर दिया। उसके बाद में महाराज उसकी यहाँ पे ब्यूटी में पागल हो गए और अब तो उसके पास में एक बच्चा भी है, उसकी गोद में एक बच्चा भी है और ये बच्चा कोई और नहीं होता है बल्कि अपना रुबिलियन था। और यहाँ पे तभी उसकी सास आ जाती है, या फिर कह सकते हो कैलिका फैमिली की महारानी आ जाती है। और हाँ, एम्परर की एक वाइफ तो होगी नहीं, तो कैलिका फैमिली से भी एक वाइफ थी और ये कहती है कि ओह, तुम बड़ी यहाँ पे घिसी-पिटी लड़की हो और ज़रा देखो तुमने महाराज को सेड्यूस करके अब एक बच्चा भी ले लिया है, तुम ये डिज़र्व करते हो एक घटिया लाइफ और घटिया तरीके से जीना। और यहाँ पे उसके साथ में क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं, उसने सुसाइड कर लिया था। लेकिन जब अपने रुबिलियन के रियल फादर आए, उन्होंने कहा कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी वाइफ के बच्चे हो और बड़ी प्यार से कहा था। उसके बाद में इसको समझ में आ गया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और धीरे-धीरे इसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया, या फिर कह सकते हो नफ़रत हो गई। जो रॉयल फैमिली थी और जो कैलिका फैमिली थी, जिसने कि बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इसकी मदर को ट्रीट किया था, उन सभी के लिए इसके मन में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नफ़रत आ गई। उसके बाद में ये बड़ा होता गया और समय के साथ-साथ धीरे-धीरे इसके मन में उन दोनों फैमिलीज़ के खिलाफ, यानी रॉयल फैमिली और कैलिका फैमिली वो फैमिली है जिसने कि यहाँ पे इसकी मदर को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। वो भी एक एम्प्रेस की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और ये कहता है कि मैं बड़ा होते गया और अब ये समय आ चुका है जब मैं बदला लूँ। वैसे तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो पिछली बातें हैं उनको भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जीवन होता है वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन यहाँ पे ऐसे ही खत्म हो जाता है, कुछ ना कर पाते वो अपनी ज़िंदगी में। इसलिए बस यहाँ पे एन्जॉय करो जीवन के अंदर और जितना कर सकते हो, जितना यहाँ पे बड़ा काम कर सकते हो उतना ज़्यादा बड़ा काम करो, क्योंकि मरना तो सभी को है और बहुत ज़्यादा जल्दी मरना है। और ये कहता है वेल, उसके बारे में अगर बात किया है तो रिवेंज मुझे लेना था और उसके लिए मेरे को चाहिए था कुछ क्लू, ताकि मैं उन दोनों के बीच में झगड़ा लगा सकूं। तो उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और ये झगड़ा लगाने वाला आइडिया इसके दिमाग में तब आया जब यहाँ पे इसने बदला लेने का सोचा था, मतलब कि यहाँ पे इसको झगड़ा पहले से लगवाना था, लेकिन इसके पास कोई क्लू वगैरह था नहीं इसके बारे में और ये जानकारी बहुत ज़्यादा सीक्रेट थी। लेकिन इसने कहीं ना कहीं से तो यहाँ पे जानकारी जुटा ली, लेकिन प्रूफ नहीं मिल पा रहा था इसके पास में। तो उसको चाहिए था प्रूफ, ताकि ये खत्म कर दे पूरी रॉयल फैमिली को और महाराज को खासकर। और महाराज की से यहाँ पे मतलब हो रहा है कि जो न्यू प्रिंस है, मतलब कि यहाँ पे सेकंड प्रिंस, उसको ये खत्म करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि वही अगला महाराज बनने वाला है। जो पुराना महाराज है वो तो बुढ़ा होकर मर ही जाएगा। और अभी दिखाया था उस समय का सीन जबकि वो आया था, यानी कि अपनी एमसी का फादर आने से कुछ समय पहले वहां पर इसको लेटर मिलता है और ये कहता है आखिर ये किसका लेटर है, और ये होता है अपनी एमसी के फादर का लेटर। और वो कहते हैं मुझे पता है कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए और मैं अच्छे से जानता हूँ उस सीक्रेट के बारे में, और अगर आपको वो सीक्रेट चाहिए तो मेरे पास में आपके लिए यहाँ पे कुछ है। और ये फटाफट से यहाँ पे उस लेटर को पढ़ के आ जाता है इनसे मिलने के लिए। वैसे तो ये नहीं मिलने वाले थे, लेकिन इस लेटर के चक्कर में जो यहाँ पे स्पेशल बात थी इसके बारे में, उसके चक्कर में ये लोग मिल पा रहे हैं। और अभी इनकी मीटिंग चल रही होती है और उसके फादर कहते हैं मैं आपसे बस एक ही चीज चाहता हूँ, जो कि है कि मेरी बेटी को यहाँ पे आपसे मैरिज करनी है। और ये कहता है क्या सच में इतनी आसान बात तुम ऐसा बोले हो जैसे कि ये कोई मजाक हो, जैसे कोई हलवा हो। और क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक नोबल हूँ और मैं एक यहाँ पे प्रिंस भी हूँ, तुम मेरे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो, ये तुम जानते हो कितनी ज्यादा बड़ी बात है। कोई दूसरी कंट्री का महाराज भी ऐसी बातें आगे लाने की सोच नहीं सकता है और तुम ऐसी हरकतें करो मेरे सामने, एक नोबल के सामने, ये पूरा कांप जाता है। और अपना रुबिलियन कहता है कि ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, अपनी औकात में रहो और अपने पैरों को उतना ही फैलाओ जितना कि तुम्हारी चादर फैल सकती है। और अपनी एमसी के फादर कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड, लेकिन जो आप सीक्रेट जानना चाहते हैं वो ऐसा तो नहीं निकलेगा। और ये कहता है क्या सच में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे सीक्रेट नहीं उगलवा सकता हूँ। ये कहता है कि मुझे पता है आप मुझे टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। और वो सीक्रेट एक यहाँ पे एंशिएंट मैजिक से सील है और उसको सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ, मुझे पता है उसके बारे में। और आप चाहे मेरे को मार दे या फिर मेरा अंगूठा लगा दे उसके ऊपर, उससे वो नहीं निकलेगा, आपको यहाँ पे मेरी जरूरत पड़ने ही वाली है। ये कहता अच्छा ठीक है फिर, यानी यहाँ पे मेरे को रिवेंज लेने के लिए इस इंसान की जरूरत पड़ेगी और ये इंसान तब यहाँ पे हेल्प करेगा जब मैं इसकी बेटी के साथ में शादी करूंगा। तो इस प्रकार से अपनी एमसी के साथ में इसकी शादी फिक्स हुई थी। और ये कहता है कि यहाँ पे मैं बस इसलिए यहाँ पे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा थी जो कि उसने मांगी थी मेरे से, और उसने अभी तक कोई भी इच्छा नहीं मांगी है मेरे से। और अपना रिवील पूछता है ऐसा क्या था वो, ये कहता है कि उसको यहाँ पे बस एक शादी करनी थी, तो बस मैंने बस इसलिए ताकि मैं उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। ये कहता है क्या बकवास है ये, उसको शादी करनी थी तो तुम्हें मैं ही मिला, ये क्या बकवास है। और ये कहता है कि हाँ वो मेरी इकलौती बेटी है और मैं उसे एक परी की तरह रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा खुशहाल हो इस एम्पायर के अंदर, वो एकदम हंसी खुशी से रहे
थे और इसलिए मैंने यहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट ढूंढने की कोशिश की और मुझे आप मिले हैं। आप उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। ये कहता है क्या मैं बेस्ट कहाँ से रहूँगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसे बेस्ट हूँ? ये कहता है कि मुझे पता है अगर मैं उसकी शादी रॉयल फैमिली में करवाऊँ, यानी वो रियल जो प्रिंस है उसके साथ में, तो उसका कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया लोग हैं जो कि उससे नफरत करेंगे। और रॉयल फैमिली में तो जानते ही हो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह चलती रहती है, तो वो उसके बीच में धकेली जाएगी और वो बहुत ज़्यादा मासूम है, तो मैं नहीं चाहता कि वो उसके अंदर आए। इसलिए आप सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे क्योंकि आप काइंड हार्टेड और बहुत ही ज़्यादा अच्छे भोले वाले इंसान हैं। और ये एकदम शौक हो जाता है कि क्या इसको कैसे पता चला कि मैं काइंड हार्टेड हूँ, मैंने तो कभी दिखाया नहीं। ये कहता है कि मैं हूँ यहाँ पे चाणक्य, मेरे को सब पता है क्योंकि इसको सीक्रेट के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। और ये कहता है वेल जो तुम बातें कर रहे हो उसके बारे में तो अब मेरे को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सीक्रेट तो इसको चाहिए और सीक्रेट चाहने के लिए इसको यहाँ पे शादी तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसे इनके बीच में शादी हो गई और अभी दिखाया जाता है इसके महल के अंदर यहाँ पर की मेड बहुत ज्यादा बुराइयां करती है अपनी एमसी के बारे में कि वो एक नंबर की आवारा लड़की है और उसको कुछ समझ नहीं है, सोशल सेंस नहीं है, उसको कुछ यहाँ पे बात करनी आती नहीं है, वो एक नंबर की ना समझ उल्लू की पट्टी है और अनपढ़ भी है। ये कहता है क्या बकवास करी, वो अनपढ़ तो नहीं है। वो ये कहती हाँ अनपढ़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने आकर सोच कैसे लिया उससे शादी करने का, वो कोई नोबल भी नहीं है और आपने यहाँ पे उसको हाँ भी बोल दिया। ऊपर से यहाँ पे वो कोई नोबल नहीं होने के नाते वो आपसे पूछ कैसे सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हो गई, मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकती, मैं बिलीव कर ही नहीं सकती कि वो ऐसा करेगी। ये कहता है क्या सच में, और उसने तो रॉयल प्रिंस को भी यहाँ पे प्रपोज किया था, तो तुम्हें क्या लगता है? और ये कहती है मालूड वैसे आजकल खबर आ रही है कि कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है और आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रहा है, पता नहीं शायद वो वही लड़की हो, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं है। और ये कहता है वेल मेरे को अब जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। ये कहती है क्या अभी तक आप उससे मिले नहीं है? क्या सच में अभी तक आप नहीं मिले हैं उससे? ये कहता है वेल हाँ यही बात है। ये कहती ये कैसा हो सकता है, आप उससे मिले तक नहीं है और आपने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया, ये इम्पॉसिबल है। ये कहता है जी हाँ यही सच है, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ और ना ही मैं उसके बारे में जानता हूँ। और मैं क्यों नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, काम के हवाले वो मुझे नहीं पता है। और ये कहता है कि वेल उसके बारे में तो मेरे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तक वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीटिंग वगैरह अवॉइड करती आ रही है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। पता नहीं कितनी ज़्यादा बीमार हुई थी अपनी एमसी। और मुझे ऐसी हरकतें देखने के बाद में एक बात तो समझ में आ गई कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़की है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स वगैरह हैं और बहुत ज़्यादा ही बेचारी के ऊपर दया आती है। और ये दया बस कुछ समय के लिए रहेगी, क्योंकि ये समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ और तो गड़बड़ है। और यहाँ पे ये कब समझता है, जब उसको दिखती है अपनी एमसी एक दिन, जब अपनी एमसी आराम से ऐसे घूमते हुए इससे मिली थी और ये बड़े गुस्से में अपनी एमसी को देखता है और ये कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है और क्या ये वही है, क्या ये वही लड़की है, क्या इसी का नाम है यहाँ पे इवेंगेलिन क्लोडा। और अपनी एमसी को अजीब प्रकार से देख रहा होता है, एमसी अपनी नजरें चुरा रही होती है और ये बस घूरे जा रहा होता है। एमसी इसको एक पागल लड़की दिख रही होती है जो कि अजीब तरीके से अपने आप को कवर किए होती है अजीब से पत्तों में। एमसी इसको जंगली दिख रही होती है। ये कहता है अगर ये जंगली लड़की है तो है कौन, और क्या ये कहीं गुम गई है, ये आकर इस प्रकार से चल क्यों रही है। और अपनी एमसी को वो साथ में ले जाता है। ये कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं उस लड़की से इस प्रकार से मिलूंगा, और क्या सच में ये इस प्रकार की लड़की का चेहरा है जो कि शादी करना चाहती है। वो ऑफ कोर्स यहाँ पे खुलेआम घबरा रही है बहुत ज्यादा, जैसे कि उसकी मौत उसके सामने खड़ी है, वो शादी नहीं करना चाहती, ये कंफर्म बात है। लेकिन आखिर चल क्या रहा है और मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे मेरी मेट थी, वो भी इसके बारे में बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी। ऊपर से मैं इसके यहाँ पे बिहेवियर देख के बता सकता हूँ ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती मेरी शादी। लेकिन आखिर बात क्या है, ये शादी क्यों नहीं करना चाहती, और यहाँ पे मेरे को शादी तो करनी पड़ेगी, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर ये अजीब सी लड़की करना क्या चाहती है, ये पक्का शादी तो नहीं करना चाहती, मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और अपनी एमसी को ये अजीब सी यहाँ पे लड़की समझ रहा होता है जो कि बिल्कुल चूहे की तरह ऐसे यहाँ पे आई है बिल के अंदर से। उसके बाद जब मैंने उससे बोला कि मैं यहाँ पे ज्यादा बकवास करना पसंद नहीं करता हूँ, तो ये बकवास करना स्टार्ट कर गई बहुत ज्यादा ही भर भर के और इतनी ज्यादा बकवास की कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। जैसे कि ये कहते हैं कि मैं तो आपको देख के गार्डन हो गई, तो चलो गार्डन में घूमते हैं। उसके बाद में क्या था, ये बहुत ज्यादा अजीब हरकतें कर रही थी। इतना ही नहीं, ये मेरे से ऐसे चिपक रही थी जैसे कि मैं इसकी कैंडी लेके भाग रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा खुश दिख रही थी मेरे सामने जैसे कि यहाँ पे कोई मेरी वाइफ हो, मतलब अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली हो। उसके बाद में मैं इसको महल के अंदर ले गया, और महल के अंदर ले जाने के बाद में ताकि मेरे को वो सीक्रेट मिल जाए, मैंने वो यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में पूछा इससे, आई मीन इसके फादर से, और उसी के बारे में ये लोग बातें वगैरह कर रहे थे। और पहले तो मुझे इसके ऊपर दया आ रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी लड़की है जो कि इस यहाँ पे बुरी चीज़ के अंदर फंस चुकी है, तो मेरे को इसके ऊपर दया आ रही थी। लेकिन जब मैंने इसकी हरकतें देखी, ये उस टाइप के पूरी तरीके से कपड़े पहन
कर आई थी जो इससे कि मेरे को नफरत है। और तब मैं समझा कि वो लड़की जो कि यहाँ पे इस सब के बारे में जान रही है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है, वो यही है। और पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा अजीब है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन उसको देख के मैं समझ गया कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है ताकि ये मेरे से शादी ना करे। लेकिन यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन देख देख के मेरे को मज़ा आने लग गया उस चीज़ के अंदर, पता नहीं कैसे, पर मेरे को वो एंटरटेनिंग लगा, इसलिए बस मैं घुसता गया। और अचानक से उसकी मेड आती है और कहती है क्या घुसने घुसाने की बातें कर रही है, ये बेशरम वाली बात आप कैसे कर सकते हैं। और आखिर आपने हाँ कैसे बोल दी उसको, कैसे कैसे कैसे। और आपने देखा था उसकी हरकतें कैसी है, वो गंदी सी लड़की, ये कहता है लेकिन फिर भी मैंने शादी कर ली है उससे, आई मीन मैं एग्रीमेंट करके आ चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। ये कहते हैं कि आपने नहीं देखा वो लड़की चाट के खाना खाती है, और इंडियंस तो चाट के खाना खाते हैं, मैंने तो आज दाल बाफले खाए हैं, आपने क्या खाया जल्दी से कमेंट में बता देना। और अपनी आंसी ऐसा प्यार से चाट चाट के खा रही होती है। जो भी कहता है जी हाँ मुझे याद आया, वो चाट के खा तो रही थी, लेकिन वो एक गंदी एक्टर है जो कि यहाँ पे अपनी एक्टिंग को छुपा नहीं पाई, और मैं जानता हूँ उसके बारे में। ये कहती है भगवान वो सरदर्द है, और आप तो जानती हो बहुत ज्यादा अजीब लड़की, पगलेट है, एक नंबर की उल्लू दी पट्टी है। तो पीछे से अपनी राय आती है, आई मीन अपनी यहाँ पे लिलित आती है, और वो कहती है वैसे वो सुंदर तो है ना, वो काफी ज्यादा सुंदर है। ये कहती क्या सुंदर, और तुम्हें सुंदर चीजों का बड़ा शौक है, तुम्हें सुंदर चीजें जो भी दिख जाए उसके पीछे पागल हो जाती हो, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, और इसको खींच के जड़ती है एक। वो ड्यूक कहता है जी हाँ मुझे पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसे थप्पड़ पड़ रहे हैं क्योंकि उसकी हरकतें ठीक नहीं है, वो एक नंबर की पागल है जिसे बस ब्यूटी ही दिखती है, और ब्यूटी के आगे भी और भी ज्यादा चीजें होती हैं जिनको कि देखना पड़ता है ब्यूटी से पहले। और अगर आपने बस ब्यूटी देखी तो अभी जो मेरे सामने हो रहा है वो आपके सामने भी हो सकता है, आई मीन आपके साथ में भी हो सकता है। और अपनी आंसी की इतनी ज्यादा गंदी एक्टिंग देखने के बाद में उसे समझ में आ गया कि वो शादी तो पक्का नहीं करना चाहती है, लेकिन आखिर क्यों नहीं करना चाहती है वो मुझे समझ में नहीं आया। और ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है, क्या सच में वो मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती है क्योंकि इतना ज्यादा आगे जा सकती है बस मेरे से शादी ना करने के लिए। और अपनी एमसी क्या वो सच में यहाँ पे प्यार करती है क्राउन प्रिंस से, उसका रिएक्शन देख के मैं बता सकता हूँ शायद वो करती है, मुझे ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर भी क्या ये अजीब हो सकता है, मैं उसकी वाइफ भगा लेके आया हूँ, ये तो कुछ ऐसा ही होगा कि वाइफ बनने से पहले मैं उसको भगा लेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब हो जाएगा। मैं अपने रिवेंज के लिए किस हद तक जा सकता हूँ, अब मुझे रियलाइज हो रहा है मैं वही कर रहा हूँ जो कि एम्परर ने एक टाइम पर किया था, लेकिन उसने रिवेंज के लिए नहीं किया था, उसने मजे के लिए किया था। और ये बस वैसा ही बनता जा रहा है जैसे कि एम्परर है जिसने कि किसी और की लाइफ बर्बाद कर दी अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्यों कहता है वैसा क्या वो कमरे के अंदर है अभी, क्या वो जागी हुई है, और जल्दी जाके चेक करो। ये कहती है ओहो ओहो आप कुछ करना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ रात के अंधेरे में कुछ ना कुछ करने का मूड हो रहा है आपका। ड्यूक कहता है फटाफट से जाके चेक करो और अपनी गंदी हरकतों पर लगाम लगाओ, तुम अभी भी छोटी बच्ची हो, तुम्हें बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं उससे कुछ मैरिज के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ फिर से। इस बात को सुनकर तो अपनी मेड खुश हो जाती है और वो कहती है ओह माय गॉड बहुत ज्यादा अच्छी बात है, आप उससे वापस से डिस्कस करना चाहते हैं, और चलिए चाहिए फटाफट से मैरिज को कैंसिल कीजिए, और तुम खड़ी खड़ी क्या अचार डाली हो जल्दी जाओ। ये कहती क्या कैंसिल, लेकिन वो काफी तो ब्यूटीफुल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अपने ड्यूक कहता है ब्यूटी को छोड़ो और जल्दी जाओ। और ये कहती है आप बहुत ज्यादा बुरे हैं, आप दोनों आपकी ऐसी की तैसी, और मैं चली यहाँ से। और वो यहाँ पे गेट जोर से ठोक के जाती है। आंटी कहती है इसके संस्कार बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। ड्यूक कहता है हाँ मैं जानता हूँ उसको, मैं बचपन से ही जानता हूँ उसको, जब वो छोटी बच्ची थी, जब वो पैदा भी नहीं हुई है तब से। और यहाँ पे ड्यूक कहता है वो बहुत ज्यादा अच्छी बच्ची है, उसको यहाँ पे संस्कारों की जरूरत है बस। वो फटाफट से आती है, वापस से गेट खोलती है और कहती है बड़ा कांड हो गया, वो तो अपने कमरे में है ही नहीं, वो अपने कमरे से गायब हो चुके हैं। और ये कहती है क्या क्या बकवास कर रही हो तुम। और ये फटाफट से निकल जाता है बाहर, और बहुत ज्यादा चिंता में होता है। वो इसलिए नहीं होता कि यहाँ पे वो लड़की पागल है, वो भाग चुकी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ड्यूक का मेंशन है, और इसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड तो होंगे ही, और उसी के साथ में बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपनी गंदी निगाहें उस लड़की के ऊपर डाल सकते हैं, और इसी से बचाने के लिए यहाँ पे परेशान होता है। और कहता है क्या हुआ अगर कुछ हो गया, क्या हुआ अगर वो बाहर गई, और क्या हुआ अगर उसके साथ में कुछ उल्टा सीधा हो गया, फिर इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या ऐसा क्या हो जाएगा देखते देखते। लेकिन तब इसको आवाज आती है, और ये साइड में देखता है यहाँ पर कि अपनी आंसी किसी देख कर रो रही होती है। और ये कहता है ये सब क्या चल रहा है इस जगह पर, और इतनी ज्यादा लाइट कैसे आ गई, ये तो रात का सीन था यहाँ पर। और अपनी आंसी फालतू में रोज आ रही होती है। ये कहता है कि वो अजीब सी लड़की बहुत ज्यादा अजीब है, वो कीड़ों से डरती है, और इतना ज्यादा डर जाती है कि वो किसी और से चिपक जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे उसकी आदत हो गई, मुझे उसकी अजीब हरकतों की धीरे धीरे आदत हो गई, और हमेशा लगता है कि मेरा मन हो चुका है उसकी इन अजीब हरकतों को देखने का जीवन भर। लेकिन यहाँ पे जो चल रहा है मैं इसको यहाँ पे ज्यादा नहीं मान सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा अजीब सी वुमन है। और ऐसा जब ये चल रहे थे यहाँ पे उसके साथ में समय बिताते बिताते, तब ये अचानक से अपना मूड चेंज कर
ली और कहती है कि यहाँ पे ये इतना ज़्यादा बुरा डिसीजन नहीं था शादी करने का, तो चलो फिर शादी करते हैं। और बड़ी खुश हो जाती है और ये कहता है चलो ठीक है। अब ऐसा लगता है कि उसने शादी का डिसीजन बना लिया है और अभी का सीन दिखाता है जहाँ पर ये सो रही होती है और ये कहता है मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दयालु और अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी अब मुझे ज़रूरत है कि उसका मैं मन चेंज कर लूँ। अगर इसका दिल अभी भी क्राउन प्रिंस पर है तो मुझे कुछ ना कुछ करके ये वापस पाना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ वो क्या है कि मैं उसको और भी ज़्यादा लाड प्यार करूँ और मुझे पूरी नोबिलिटी के साथ में इसको प्यार करना पड़ेगा ताकि वो दिल वापस से मुझे दे दे। और अब ये दिल तो मैं लेके रहूँगा चाहे मैं कुछ भी करूँ। और उसके बाद में उसके बालों को सूंघ रहा होता है, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे नोवेल के अंदर, कोई भी किसी के भी बालों को सूंघने लगता है, ऐसा लगता है कि बाल नहीं है फूल है। वेल बालों के अंदर से पता नहीं क्या खुशबू आ रही होती है ये कहता है, लेकिन फिर भी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर सच में इसके दिल के अंदर कोई और है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे गवारा नहीं कि मेरा दिल जिस पर आए उसका दिल किसी और के लिए धड़के, ये मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं है जैसा कि मेरे सामने चल रहा है। खैर बाढ़ में मुझे क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ में ये मानवा का पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।